नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे का अगला चैप्टर जो कि फिस्कल एक्टिविज्म से रिलेटेड है। तो इसमें हम बेसिक्स भी जानेंगे कि आखिरकार फिस्कल एक्टिविज्म होता क्या है, क्या इंडिया को भी फिस्कल एक्टिविज्म अपनाना चाहिए विकसित देशों की तरह या फिर नहीं अपनाना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा, अगर हमें हमारे देश में गवर्नमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे ले जाना है यानी बढ़ाना है, इन्फ्लेशन महंगाई को कंट्रोल करना है या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाना है, तो गवर्नमेंट क्या करे कि गवर्नमेंट इन तीनों पर्पस को सर्व करे यानी इन तीनों पर्पस को पूरा करे। तो देखिए, दो तरीके से गवर्नमेंट ये अपने पर्पस पूरे कर सकती है। एक तो आरबीआई के थ्रू। आरबीआई आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी का जो हथियार है आरबीआई के पास में, जैसे सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, ये सब, इन सब रेट्स को आरबीआई मैनिपुलेट करता है और इन्फ्लेशन जैसी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम रेपो रेट देखें तो आपको पता है रेपो रेट वो रेट होती है जिससे जो बैंक्स है उस इंटरेस्ट रेट पे सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं। तो अब आपको पता है कि अगर ये लोन सस्ता मिलेगा बैंक्स को तो वो सस्ता देंगे बैंक्स आगे जाके कस्टमर्स को, और कस्टमर्स को लोन मिलेगा आसानी से तो डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो आपको पता है कि फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश होंगी, कंपनीज इस्टेब्लिश होंगी, फिर बिजनेस आएगा, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ आगे जाएगी। तो कहने का मतलब है कि एक जो मेथड है वो है आरबीआई का, लेकिन इसके अलावा दूसरा मेथड भी है जो आरबीआई से रिलेटेड ना होकर गवर्नमेंट से रिलेटेड है। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू भी इन तीनों पर्पज को पूरा कर सकती है। कैसे? देखिए, मान लीजिए अगर कोई आदमी आज किसी की मान लीजिए सैलरी है वो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो आपको पता है गवर्नमेंट ने अब इस बजट में प्रावधान रखा है 10% से 5% टैक्स घटा दिया है। तो अब देखिए, टैक्स घट गया है, टैक्स घट गया तो लोगों के पास में ज़्यादा पैसा रहेगा, यानी पहले वो ज़्यादा टैक्स भर रहे थे तो अब कम टैक्स भरना पड़ रहा है। कम टैक्स भरना पड़ रहा है तो उनके पास में ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो वो सेम साइकिल दोबारा से चलेगा, बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है कि एक गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को मैनिपुलेट करके और एक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को मैनिपुलेट करके ये तीनों पर्पस पूरा कर सकती हैं। तो अब देखिए, अब जब गवर्नमेंट जब फिस्कल पॉलिसी को मैनिपुलेट करती है तो उसका एक इंपॉर्टेंट टूल है फिस्कल डेफिसिट के थ्रू। ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट को देखिए, हमने अपने हिंदू एडिटोरियल की डिस्कशन में इसको डिस्कस किया था, एक दुकानदार के उदाहरण से हमने इसको डिस्कस किया था। आपको पता है कि एक शॉपकीपर होता है, वो अपने माल पे काफ़ी खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर करता है, और उसके बाद में उसको रेवेन्यू होता है, उसके बाद में हिसाब लगाता है कि दुकानदार कितना फ़ायदा कितना मुझको नुकसान हुआ। उसी प्रकार से सरकार को भी आप एक दुकानदार मान लीजिए, सरकार को भी दुकानदार मान लीजिए, तो देखिए सरकार भी काफ़ी खर्चा करती है स्कीम्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रेवेन्यू भी उसको आता है, सरकार को टैक्स आता है या फिर पीएसयूज की जो कमाई है। वैसे देखिए, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो सरकार के खर्चे और रेवेन्यू को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, दो प्रकार का रेवेन्यू आता है सरकार के पास में, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट को भी आप दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, टैक्स रेवेन्यू तो आपको पता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे नहीं लगते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई आप दुकान से चीज़ खरीदते हो, चीनी खरीदी आप, फिर आपने कोई भी चीज़ खरीदी, टॉफ़ी खरीदी, इस चीज़ पे आपको टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स होता है इनकम टैक्स। लेकिन डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो वो टैक्स, वो आपकी जेब से तो जा रहा है, लेकिन आप दुकानदार से चीज खरीद रहे हो, दुकानदार बाद में वो टैक्स भरेगा सरकार को। यानी आप नहीं भर रहे हो टैक्स, दुकानदार भर रहा है इनडायरेक्टली, लेकिन जा तो आपकी जेब से ही रहा है ना, तो इनडायरेक्टली आपकी जेब पे चूना लग रहा है, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन से आते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये आते हैं, देखिए जैसे कि आपको मैं बताऊं, ये अब पब्लिक डिवीजन की जो इंडिया ईयर बुक रिलीज हुई है, इंडिया ईयर बुक का जो पैसा है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। कोई भी चीज़ की फीस है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। और एक्सटर्नल ग्रांट्स, मान लीजिए किसी ने हमको मुफ्त में पैसे दे दिए, मतलब एक्सटर्नल ग्रांट का मतलब है कि वापस पैसे लेगा नहीं, वो किसी देश ने हमको पैसे दे दिए लेकिन वो वापस नहीं लेंगे, और इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती हैं। या फिर हमारे देश ने किसको लोन दिया था और उसका ब्याज हमें मिल रहा है, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। तो ये तो है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखिए, कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है? देखिए, कैपिटल रिसिप्ट में एक तरह से वो आती है लॉन्ग टर्म वाले। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है कि जो एक साल के अंदर अंदर, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, मतलब कहने का मतलब है शॉर्ट टर्म पीरियड में जो रेवेन्यू आता है। अब इनकम टैक्स तो आपको पता है हर साल आता है, ऐसा तो है नहीं कि 10-15 साल में एक बार आएगा। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में ये चीज़ देखिए, रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स हर साल थोड़ी ना होती है। किसी को लोन दिया था, रिकवरी हो गई, अब बार बार थोड़े ना होती रहेगी। डिसइन्वेस्टमेंट, अब जैसे कोई पीएसयू है वो बेच दिया,
उसमें से हिस्सेदारी बेच दी गवर्नमेंट ने 51%। तो हर साल थोड़े ना बेचेंगे, एक बार बेच दी तो बेच दी। तो यही मतलब है। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है कि कुल मिला के अगर आपको याद रखना हो तो शॉर्ट टर्म के लिए, यानी एक साल के अंदर अंदर जो हुआ हर साल होगा ये। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट एक बार में ही होता है और इसमें वापस नहीं लौटाना होता। तो कहने का मतलब ये है, याद करने के लिए है सिर्फ ये, बिल्कुल एकदम एसेंस पे भी मत जाना। अब देखिए फिस्कल डेफिसिट की हम दोबारा से बात करें तो दुकानदार की बात हमने करी थी। तो इनको रेवेन्यू आता है, हमने देखा रेवेन्यू दो तरह का आता है, वो भी देखा हमने। तो देखिए ये अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो ये फिर ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू, जितना भी ये आएगा वो हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट। अगर मान लीजिए फिस्कल सरप्लस है तो वो ये हो जाएगा रेवेन्यू माइनस में एक्सपेंडिचर। वैसे गवर्नमेंट का देखिए सरप्लस होता नहीं है, डेफिसिट ही होता है। क्यों? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट को यूं लगता है कि गवर्नमेंट एक दुकानदार के लिए तरह नहीं है। गवर्नमेंट एक तरह से, आपको पता होगा कि औकात होती है गवर्नमेंट की, अगर उधारी चढ़ भी जाए यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो भी जाए तो गवर्नमेंट इधर उधर से पैसे का जुगाड़ कर सकती है दोनों तरीके से। या तो बाहर यानी एक्सटर्नल बोरोइंग कर लेगी, बाहर के देशों से उधारी ले लेगी, या फिर हमारे अंदर से, देश के अंदर से भी उधारी ले सकती है। वो आपको पता है, उसके लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन चलते हैं आरबीआई के थ्रू। तो एक बात ये अब आती है कि क्या गवर्नमेंट को जरूरत है फिस्कल डेफिसिट की या नहीं है। फिस्कल डेफिसिट की देखिए अगर जरूरत की बात करें तो यूं है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि अभी एक बार खर्चा ज्यादा कर भी लो तो क्या दिक्कत है, बाद में जब इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी यानी इंडिया जब विकसित देश बन जाएगा तब वो उधारी चुका देंगे। एक तो ये तर्क आता है। दूसरा तर्क ये आता है कि देखिए फिस्कल डेफिसिट आपका होगा तो बाद में एक तरह से लिमिट क्रॉस हो जाती है, और लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जो अपकमिंग जनरेशन है उनको उसका ब्याज भरना पड़ेगा और इकोनॉमी जो है डिस्टेबल हो जाएगी, इनस्टेबल हो जाएगी। तो इस तरह की बातें हैं जो फिस्कल डेफिसिट के खिलाफ में होती है। और अगर हमारे देखिए पर्टिकुलर भारत की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए सब्सिडी पे हमारा बहुत खर्चा होता है। फूड सिक्योरिटी एक्ट है, फर्टिलाइजर की सब्सिडीज़ है, तेल पे सब्सिडीज़ देते हैं। दूसरा इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट्स हैं, यानी जो पैसा उधारी लिया था हमारे पूर्वजों ने उसका ब्याज हम अभी भर रहे हैं, इसलिए उनकी इंटरेस्ट रेट है जो हम अभी भर रहे हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हमारा जो फिस्कल डेफिसिट रहता है। डिफेंस पे काफ़ी एक्सपेंडिचर हमारा होता है। पब्लिक सेक्टर जो है जहाँ से हमें फ़ायदा होना चाहिए अच्छा मुनाफा नहीं हो पाता। एयर इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए और कई सारे जो हमारे पीएसयूज़ हैं उनका एग्जाम्पल लीजिए। तो इम्पैक्ट क्या होता है देखिए फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट का देखिए इम्पैक्ट ये होता है कि हमारी जो उधारी है वो बढ़ जाती है। मान लीजिए देखिए एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया तो कहीं से तो लेना पड़ेगा ना, लोन तो लेना ही पड़ेगा। वो बात अलग है कि मिल जाएगा, गवर्नमेंट है तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन लेंगे तो बाद में उसकी इंटरेस्ट यानी ब्याज तो देना ही पड़ेगा, आगे से आगे ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। एक लेवल कई बार ऐसा आ जाता है कि हम डेट ट्रैप में फंस जाते हैं कि हमें पिछले जो कर्ज हमने लिया उसका ब्याज चुकाने के लिए हमने फिर से कर्ज लेना पड़ रहा है, इसलिए ये दिक्कत आती है। फिर हम क्या करेंगे, टैक्स भी गवर्नमेंट बढ़ा सकती है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि काफ़ी सारे पैसे जो उधारी लिए थे वो वापस करने हैं। तो गवर्नमेंट सोचती है कई बार कि टैक्स को बढ़ा देते हैं, जनता से वसूल लेते हैं पैसा। लेकिन टैक्स एक लेवल के बाद में बढ़ता है तो आपको पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है प्रभावित होती है, और ज़्यादा टैक्स जाता है तो लोग टैक्स कम देते हैं। लेफर कर्व आपको याद होगा कि टैक्स एक लेवल के बाद ज़्यादा बढ़ता है तो फिर उसका रेवेन्यू कम होना स्टार्ट कर देता है क्योंकि लोग देते नहीं है, फिर टैक्स इंटरेस्ट रेट देने पड़ेंगे और महंगाई भी बढ़ जाती है फिस्कल डेफिसिट के कारण में। अगर देखिए आप इस आंकड़े पर नजर डालें कि फिस्कल डेफिसिट हमारा है कितना, यानी राजकोषीय घाटा कितना है। 13-14 में 4.5% था, ज़्यादा ही था। 14-15 में कम होना स्टार्ट हुआ, फिर आते आते 2016-17 में अनुमान है कि 3.5% ये हो जाएगा। तो ये थे बेसिक्स हमारे सारे के सारे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये कहते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में 2008 में क्राइसिस आया। आपको पता है कि जो लेमन ब्रदर्स हैं, जो बैंक था वो फेल हो गए और एक तरह से बैंक क्रैश कर गए, तो लोग एक क्राइसिस आया, लोगों को अपनी जॉब लॉस भी उठानी पड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। उसके बाद में ये कहते हैं कि देखिए जो मॉनिटरी पॉलिसी है, मॉनिटरी पॉलिसी ने जो आरबीआई मैनिपुलेट करती है जिससे जो इन्फ्लेशन या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है, मॉनिटरी पॉलिसी ने पैराडाइम शिफ्ट यहाँ पे महसूस किया। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको पता है कि मॉनिटरी पॉलिसी का यूज किया जाता है कि जब रिसेशन हो। कैसे? वो सेम साइकिल अभी भी जो हमने डिस्कस किया था। रिसेशन का मतलब क्या है? डिमांड नहीं है मार्केट में, तो मॉनिटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई जो रेपो रेट है, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम कर देगा ताकि बैंक आसानी से लोन ले सकें, फिर बैंक आसानी से जनता को लोन दे सकेगी, जनता के पास में पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी। लेकिन हुआ क्या 2008 के क्राइसिस के बाद में, रिसेशन के बाद में,
कि मॉनेटरी पॉलिसी को तो कम कर दिया, सीआरआर रेट, रेपो रेट काफी ऐसे कर दिए कि बैंक आसानी से बिल्कुल बैंक लोन ले सके आरबीआई से और बिल्कुल कम रेट पे वो जनता को दे सके, फिर भी जनता लोन लेने के लिए तैयार नहीं है। समझ गए? तो कहने का मतलब यह कि इंटरेस्ट रेट जीरो तक आ गए। जीरो का मतलब मुफ्त में लोन दे रही है आरबीआई और करीब मुफ्त में लोन दे रहा है बैंक जनता को, फिर भी नहीं ले रहे। उसके बाद में एक और चीज देखिए, जीरो बाउंड रेपो, इसको कहते हैं जीरो बाउंड इंटरेस्ट रेट्स, और उसके भी बाद में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब समझते हो? नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब यह है कि अगर जनता पैसा जमा कराने जाएगी बैंक में तो बैंक उनसे उनको ब्याज देने की बजाय उनसे पैसे लेंगे। रियली ऐसा जापान में हुआ था, आपको आश्चर्य होगा इस बात पे। क्योंकि देखिए बैंक्स को यूं लगता है कि देखिए बैंक चाहता ही नहीं कि जनता हमारे बैंकों में पैसा जमा कराए। क्यों? क्योंकि उनको यूं लगता है कि अभी पैसे की जरूरत है, वो मार्केट में है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को ऊपर ले जाना है, डिमांड क्रिएट करनी है। लेकिन जनता को डर लगता है, जनता को यूं लगता है कि मार्केट में पैसा लगाएंगे तो डूब जाएंगे, रिसेशन है। समझ गए मैं क्या कर रहा हूं? दोबारा से बताता हूं मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए रिसेशन में आमतौर पे होता क्या है, रिसेशन के बाद में मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके, यानी रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट का यूज करके आरबीआई डिमांड क्रिएट करती है, या फिर दूसरे देशों के जो सेंट्रल बैंक है वो डिमांड क्रिएट करते हैं ताकि रिसेशन से मुक्ति पाई जा सके। लेकिन 2008 के क्राइसिस के बाद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, उल्टा हुआ। 2008 के क्राइसिस के बाद में क्या हुआ कि जो मॉनेटरी पॉलिसी थी बिल्कुल आसान कर दी सेंट्रल बैंक्स ने विकसित देशों की, फिर भी लोग क्या थे, डिमांड बढ़ी नहीं रही थी डिमांड। तो एक लेवल तो ऐसा आया कि बैंक्स ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट रेट पे ब्याज देने को तैयार था जनता को कि मुफ्त में ले जाओ आप पैसा, फिर भी जनता पैसा लेने को तैयार नहीं है। समझ गए? तो इसलिए फिर बाद में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी आ गई। कहने का मतलब यह है कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, अगर जनता को पैसा जमा कराना हो बैंक को, आमतौर पर जैसे आपको पता है कि आपके सेविंग अकाउंट पे 4% इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जापान में ऐसा हुआ कि जनता अगर बैंक के पास में जाती है तो बल्कि जनता को पैसा देना पड़ेगा बैंक में कि पैसे रखने के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक चाहता ही नहीं कि जनता हमारे पास पैसा जमा कराए, बैंक चाहता है कि जनता अपना पैसा अपने पास रखे और कुछ खर्च करे, चीजें ले, ताकि डिमांड बढ़े और इकोनॉमी ऊपर जाए। इस तरह का एक कंसेप्ट है। तो उसके बाद में देखिए हुआ क्या, मॉनेटरी पॉलिसी ने तो अपना खेल खेल लिया। यानी कहने का मतलब है कि आरबीआई या फिर दूसरे देशों की अगर बात करें तो वहां के जो सेंट्रल बैंक्स थे विकसित देशों के, उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके रिसेशन को दूर करने की कोशिश करी, लेकिन उनसे मॉनेटरी पॉलिसी ने जवाब दे दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा भाई। अब बारी आई फिस्कल पॉलिसी की। यहाँ पे देखिए हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि दो प्रकार से जो है ये गवर्नमेंट है अपना पर्पस सिद्ध कर सकती है। एक मॉनेटरी पॉलिसी जिसने दम तोड़ दिया, अब बात आती है फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी कैसे? आप हमने अभी अभी डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने दिया जाए, यानी एक्सपेंडिचर को बढ़ने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी पैसों की जरूरत है, डिमांड क्रिएट करनी है, गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर, ज्यादा खर्चा करे, ताकि ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट करेगी कि तो जनता के पास में ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी ऊपर जाएगी, यानी रिसेशन से मुक्ति मिलेगी। यही तो गवर्नमेंट चाहती है। तो अब बारी आती है फिस्कल पॉलिसी की। यहां पे देखिए तो सरकार ने ये सोचा, जो विकसित देशों की सरकारों ने ये सोचा कि फिस्कल पॉलिसी का यूज करते हैं और फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने देते हैं, कोई बात नहीं, यानी फिस्कल एक्टिविज्म दिखाते हैं। ये होता है वर्ड फिस्कल एक्टिविज्म। जब सरकार फिस्कल पॉलिसी का यूज करती है इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए, यानी रिसेशन को दूर करने के लिए, वो होता है फिस्कल एक्टिविज्म। समझ गए? अगर मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करोगे तो मॉनेटरी एक्टिविज्म कह दो, ये तो सिंपल सी बात है। तो उसके बाद में इन्होंने सोचा कि देखिए कि फिस्कल पॉलिसी को हम यूज करेंगे, यानी देखिए फिस्कल पॉलिसी का यूज कैसे करते हैं कि गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट्स बिल्कुल कम कर देगी, टैक्स रेट्स कम कर देगी तो जनता के पास में ज्यादा पैसा रहेगा, इस तरह से। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि देखिए अगर टैक्स रेट्स कम किए तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो जीडीपी ऊपर जाएगी, तो जीडीपी ऊपर जाएगी तो ये कहते हैं कि लोगों के पास में ज्यादा टैक्स देंगे तो टैक्स रेवेन्यू भी तो बढ़ जाएगा। एक प्रकार से इनका कहने का मतलब ये है कि फिस्कल पॉलिसी का यूज करने से थोड़ा नुकसान होगा तो थोड़ा फायदा भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर टैक्स रेट्स कम कर रहे हैं तो जनता ज्यादा भी तो टैक्स दे देगी ना। इस प्रकार से जो लॉस होगा उसका अपने आप में पूर्ति हो जाएगी। अब इंडिया का केस देखिए। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठता है कि हमारी जो सिचुएशन है वो भी वैसी ही है, रिसेशन के बाद टाइप की है, हालांकि इतनी गंभीर नहीं है, वो बताते हैं, लेकिन कुछ कुछ वैसे ही है। कैसे? क्योंकि देखिए आपको पता है कि एनपीएस काफ़ी ज़्यादा है, बैंक जो है अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको देखिए काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बैंक जो है, जो कंपनीज हैं हमारी बड़ी कंपनीज, वो लोन नहीं चुका, जो लोन लिया था बैंक से वो नहीं चुका पा रहे हैं, तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, एनपीएस काफ़ी ज़्यादा है। ट्विन सीट चैलेंज के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम में, बैलेंस शीट जो चैलेंज था, ट्विन बैलेंस शीट चैलेंज,
उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं, ना गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर पा रही है और ना एक लेवल के बाद में बैंक्स इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। तो क्रेडिट ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, नई कंपनीज को ब्याज नहीं मिल पा रहा है, ब्याज नहीं मिल पा रहा तो वो अपने बिजनेस नहीं स्टैब्लिश कर पा रहे हैं और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक सी गई है। तो अब मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि क्या हमें भी डेवलप्ड कंट्रीज की तरह अपनी फिस्कल पॉलिसी को यूज करना चाहिए, फिस्कल एक्टिविज्म को यूज करना चाहिए, यानी फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने देना चाहिए खुलेआम। मतलब अभी तो 3.5% आपको पता है, क्या 4, 5, 6% पर जाना चाहिए? तो उसी बारे में अब ये क्वेश्चन उठता है। देखिए सबसे पहले तो बात यह थी कि हमारी जो सिचुएशन है वो एडवांस्ड इकोनॉमिक कंट्रीज की तरह अभी फिलहाल नहीं है। हमारी सिचुएशन काफ़ी अच्छी है उनसे जितनी उनकी थी रिसेशन के बाद में, 2008 के क्राइसिस के बाद में। कैसे? देखिए हमारी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है, 7.6% हमारी ग्रोथ रेट रही पिछले साल, और इस साल भी जो एस्टिमेट है काफ़ी अच्छे हैं। और उसके बाद में हमारे यहाँ पे महंगाई भी काफ़ी है, यानी ये भी नहीं कह सकते कि डिमांड नहीं है, डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, महंगाई भी है। और मॉनेटरी पॉलिसी है, ना ही हमारी मॉनेटरी पॉलिसी ने अभी दम तोड़ा है। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो जीरो बाउंड नहीं है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी अभी भी असर दिखा रही है। अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं या फिर कुछ और इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें असर दिखा रही हैं। तो हमें अभी फिलहाल जरूरत नहीं है कि फिस्कल पॉलिसी को हम यूज करें, और भी काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। देखिए, और दूसरा एक बढ़िया जो बात है कि हमने पहले भी कोशिश करी थी 1991 के क्राइसिस से पहले, यानी 1980 की अगर बात करें, तब हमने क्या किया था, फिस्कल एक्टिविज्म को यूज किया था और हमारा फिस्कल डेफिसिट था उस टाइम पे काफ़ी बढ़ गया था। एक्सपेंशनरी पॉलिसी हमने उस टाइम पे अपनाई थी, यानी सरकार ने फुल खर्चा किया था, फिस्कल डेफिसिट काफ़ी बढ़ गया था, सरकार ने सोचा डिमांड क्रिएट होगी। नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, रिसेशन आया। हमने मनमोहन सिंह, आपने सुना होगा कि 1991 के रिसेशन में मनमोहन सिंह जी ने सोना गिरवी रख के बाद में लोन लिया आईएमएफ से, तब जाके छुटकारा मिला इस 1991 के रिसेशन से। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बारे में आपने सुना होगा। दूसरी अगर बात करें 2013 की, तब भी हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था काफ़ी बढ़ गया था। यहाँ पे देखिए इतना ऊपर बढ़ गया था, 6 के आसपास चला गया था। तब भी देखिए एक तरह से क्राइसिस जैसी सिचुएशन पैदा हो गई थी। तो ये दो एग्जाम्पल साफ साफ शो करते हैं कि हम फिस्कल एक्टिविज्म दिखाते हैं, यानी फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाते हैं, तो चीज़ें हमारे काबू से बाहर हो जाती है, हमारे बस की बात नहीं रहती। दोनों एग्जाम्पल्स ये सिद्ध करते हैं, तो इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरी क्या बात करते हैं, ये डेट टू जीडीपी रेशो दिखाते हैं। देखिए हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे भी कहता है डेट टू जीडीपी रेशो हमारी काफ़ी ज़्यादा है, 68.5%। अगर बात करें अपनी इमर्जिंग कंट्रीज़ की, यानी अपनी साथी जो कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका, चाइना, कोरिया, टर्की, इनके मुकाबले में हमारी काफ़ी ज़्यादा है, 68.5%। हालांकि देखिए इनकी भी, जापान की तो 250.4% है डेट टू जीडीपी रेशो, लेकिन ये तो फिर विकसित देश है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ये तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो हमें कम करनी चाहिए 68.5। लेकिन बात पता क्या है, अब हमारा थोड़ा सा ये बात करें कि हमारा हिस्ट्री देखें कि क्या जब हम पे कर्जा चढ़ा है क्या हमने वो चुकाया है। तो बात ये देखिए, जब अगर आप हमारे फिस्कल स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे, फिस्कल कमिटमेंट को देखेंगे, जब भी हम पे कर्जा हुआ है तो हमने उसको चुकाया है। और चाहे वो एक्सटर्नली हमने लिया हो, बाहर के देशों से लिया हो, या फिर इंटरनली यानी हमने हमारे देश के अंदर से ही लिया हो, जो आरबीआई बॉन्ड जारी करती है, आपको पता होगा, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, जहां से भी हमने कर्जा लिया है उसको चुकाया है, हमने अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा किया है। जबकि दूसरे कंट्रीज जैसे कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये सारे ब्राजील, अर्जेंटीना या फिर रशिया, इन लोगों ने तो अपना डोमेस्टिकली ऑब्लिगेशंस को भी नहीं निभाया, यानी अपने देश के अंदर से इन्होंने लोन लिया था लेकिन ये चुका नहीं पाए। और दूसरी बात है कि कॉन्फिडेंस की, हमारा जो है इस मामले में हमारी पॉलिटिकल विल अच्छी है, और जब भी देखिए कि इस तरह की बारी आई है तो हमने कॉन्फिडेंस दिखा के अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा किया है, तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है इस मामले में। और अब देखिए बात कुल मिलाकर यही कहते हैं, अब कंक्लूजन में ये पूरी बात को कंक्लूड करेंगे कि नहीं, हमें फिस्कल एक्टिविज्म नहीं अपनाना चाहिए, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी अभी भी काफ़ी अच्छी है। जो विकसित देशों यानी डेवलप्ड कंट्रीज ने जो फिस्कल एक्टिविज्म अपनाया है, हमें वो अपनाने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन में फिर एक दो सजेशन भी देते हैं। ये कहते हैं कि देखिए 2003 के आसपास में एफआरबीएम एक्ट आया था। एफआरबीएम एक्ट होता क्या है? देखिए एफआरबीएम जो एक्ट इसलिए आया था ये कि पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून बनाया जाए जो कि उस हिसाब से पार्लियामेंट का द्वारा बनाया हुआ कानून एक सरकार को एक दायरे में बांध दे। सरकार को, जो भी सरकार हो, जैसे उस टाइम पे बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद में कांग्रेस आई, यानी पार्लियामेंट से कानून बना गया कि हमको फिस्कल डेफिसिट है वो एक दायरे में रखना है। 3% रखा था सरकार ने 2003 एफआरबीएम एक्ट के अनुसार। रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करने की बारी आई थी, 0% रखने की, और एक मिडिल लेवल यानी मीडियम लेवल की पॉलिसी जारी करनी थी कि सरकार क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है।
एफआरबीएम का एक्ट का मतलब यह था कि पार्लियामेंट ने कानून से बांध दिया सरकार को कि सरकार एक लेवल के बाद में फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ा सकती, यानी फिस्कल एक्टिविज्म नहीं दिखा सकती एक लेवल के बाद में, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट है वो हमारे लिए काफी नुकसानदायक है। जब जब हमने फिस्कल एक्टिविज्म दिखाने की कोशिश करी हमारे यहां पे क्राइसिस आए, समझ गए? इसलिए था ये एफआरबीएम एक्ट, सरकार को लिमिटेड फिस्कल डेफिसिट रखने के लिए। ये एक्ट फोर्स करेगा जो भी गवर्नमेंट सत्ता में होगी कि आप एक लेवल के बाद में फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ा सकते। ये क्या आ गया? चलिए चला गया। अब क्या है, 2003 में ये एक्ट आया और उसके बाद में बात यह है कि देखिए 2003 में जब ये एक्ट आया था तब तो हमारी जो इकोनॉमी थी काफ़ी छोटी थी, लेकिन आज हमारी जो इकोनॉमी है काफ़ी विकराल रूप आज हमारी इकोनॉमी ने धारण कर लिया है। बड़ी इकोनॉमी है जो, और सबसे ज़्यादा मतलब आप कहें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग या फिर सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी आजकल। तो जो एफआरबीएम एक्ट आया था 2003 में उसको थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है। यानी एफआरबीएम एक्ट की तो आवश्यकता तो है, लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जो लिमिट्स उस टाइम पे थी उस लिमिट्स को सुधार के अब लिमिट्स जो है वो थोड़ी और इंप्रूव करनी चाहिए। उसके लिए आपको याद होगा एक एनके सिंह की कमेटी गठित की गई थी अभी सरकार ने कि अब एफआरबीएम एक्ट के तहत में जो आपने रिस्ट्रिक्शंस रखनी है गवर्नमेंट पे उसको थोड़ा रेंज बाउंड किया जाए। जैसे पहले 2003 में एफआरबीएम एक्ट आया था, उसके बाद में देखिए उसको पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि 2008 में क्राइसिस आ गए थे, फिर बाद में अब जब बीजेपी की सत्ता आई तब दोबारा से इनको पूरा करने एफआरबीएम एक्ट की कमिटमेंट्स जो उसके एक्ट में अंदर में लिखा गया है उसको पूरा करने की कोशिश की गई, लेकिन आमतौर पर पूरा हो नहीं पाता है। तो एनके सिंह की कमेटी से यह उम्मीद की जा रही थी, वैसे उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है कि वो एक रेंज बाउंड रखें कि सरकार को एक गैप दें कि 3 से 3.5% तक आप अपना फिस्कल डेफिसिट कर दो, ताकि सरकार के पास में भी एक मौका हो इस रेंज गैप में। अब बिल्कुल आप कह दोगे कि 3% रख लो भाई, तो कई बार सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये वही बात है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी बढ़ रही है और डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी घट गई है, और हमारी जो हमने एक तरह से प्रूडेंस दिखाई यानी समझदारी यानी विवेक दिखाया है। अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल प्रूडेंस की हम बात करें तो हमने ज़्यादा अपने फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने नहीं दिया और एक तरह से ज़्यादा इसके अंदर में अच्छा काम किया। हमने हमारी इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है एफआरबीएम एक्ट का यूज़ करके। और हमारा एक्सपीरियंस 2003 के एफआरबीएम एक्ट के तहत में ऐसा रहा है कि हमें जरूरत है फिस्कल डेफिसिट की कम करने की। मतलब हमारे एक्सपीरियंस ने हमें दिखा दिया कि फिस्कल डेफिसिट को हम एक लेवल के बाद में नहीं बढ़ने दे सकते, वही एग्जांपल्स, और इसलिए हमें ये एक्ट रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो ये यही कहते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो डेवलप्ड कंट्री से बिल्कुल उल्टा है और ज़रूरत है हमें। लेकिन एक जो ये बात कहते हैं कि वही बात कहते हैं कि देखिए ये कहते हैं कि अभी जो लेकिन एफआरबीएम एक्ट होना चाहिए वो 21वीं शताब्दी के अनुसार होना चाहिए। 2003 का जो एफआरबीएम एक्ट था वो आज की इकोनॉमी को सूट नहीं करता, इसलिए एफआरबीएम एक्ट में प्रॉपर चेंजेस आने चाहिए, इस तरह की ये बात करते हैं। देखिए अगर एफआरबीएम एक्ट का थोड़ा सा डेटा देखें तो ये माइन्यूट सा डेटा है, वैसे इसमें काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। अभी रेवेन्यू डेफिसिट था, कम करना था 0.5% जीडीपी का हर साल सरकार को, और जीरो करना था आखिरकार 2008-9 में, और 3% करना था फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट 0% होना चाहिए था, फिस्कल डेफिसिट 3% होना चाहिए था 2008-9 में, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि रिसेशन आ गया था 2008 में। तो बाद में 2016-17 में भी इसे करने की कोशिश की गई कि आप फॉरेन डेफिसिट को करें, फिस्कल डेफिसिट को करें 3% और रेवेन्यू डेफिसिट को करें 1.5%, लेकिन फिर भी अब नहीं हो पाया था। फिर तभी सरकार ने एनके सिंह की कमेटी की रिपोर्ट, आपको पता है कि अब सबमिट हो गई है, तो उसकी रिकमेंडेशंस आएंगी, तो अब उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तो देखिए इस वीडियो में फिलहाल तो इतना ही है, छोटा सा चैप्टर था ये 8-10 पेजेस का। तो अगले लेक्चर में हम अगला डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।